हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको बायोटिक या इकोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में बताऊंगा। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन की एक जो सिंपल डेफिनेशन है वो ये है कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सीक्वेंशियल डेवलपमेंट ऑफ इकोलॉजिकल कम्युनिटी और इकोसिस्टम। द सीक्वेंस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ वेजिटेशन कम्युनिटी इज़ कॉल्ड सेयर या सेरे। ठीक है, अब ये एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं इसका कि किस प्रकार से ये मैं आपको बता दूं कि ये एनसीईआरटी है क्लास 12th की। और भले ये क्लास 12th की हो लेकिन ये यूपी पीसीएस और यूपीएससी दोनों में ही मेंस में ये रिलेवेंट है और प्री की अंडरस्टैंडिंग के लिए भी आपके लिए रिलेवेंट है। अब ये आप समझ सकते हैं कि क्या कहा जा रहा है, मैं आपको समझाता हूँ इकोलॉजिकल सक्सेशन को। An important characteristics of all communities that their composition and structure constantly change in response to the changing environmental condition। तो देखिए, जो भी कम्युनिटीज़ हैं, जो बायोटिक कम्युनिटीज़ हैं, मतलब लिविंग जो ऑर्गेनिजम्स की कम्युनिटीज़ हैं, वो इन्वायरमेंट के चेंज के साथ, इन्वायरमेंटल कंडीशंस के चेंज के साथ अपने को लगातार बदलती रहती हैं। दिस चेंज इज़ ऑर्डरली एंड सीक्वेंशियल। ये जो चेंज उनमें आता है इन रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंटल कंडीशंस, जो ये चेंज आता है बायोटिक कम्युनिटीज़ में, ये एक वेल मैनर्ड होता है और एक सीक्वेंशियल मैनर में होता है। मतलब कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, मतलब ऐसा नहीं कि बिना किसी ऑर्डर के हो जाए। मतलब कि ये एक क्रमबद्ध तरीके से होता है, एक चरणबद्ध तरीके से होता है, जिसको हिंदी में बोलें कि ये सीक्वेंस उसके बिल्कुल तय होते हैं कि इसके बाद यही होगा। पैरेलल विद द चेंजेस इन द फिजिकल इन्वायरमेंट। फिजिकल इन्वायरमेंट के चेंजेस के साथ साथ ये चेंज चलता रहता है। दीज चेंजेस लीड फाइनली टू अ कम्युनिटी that is in near equilibrium with the environment and that is called a climax community। तो अंत में एक ऐसी कम्युनिटी डेवलप होती है जो कि अपने इन्वायरमेंट के साथ बिल्कुल तालमेल करके, जो मतलब उसके रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करते हुए बनती है, और उसको क्लाइमेक्स कम्युनिटी कहते हैं। ये फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ लगभग इक्विलिब्रियम में होती है। ठीक है। द ग्रेजुअल एंड फेयरली प्रेडिक्टेबल चेंजेस इन द स्पीशीज कंपोजिशन ऑफ अ गिवन एरिया इज कॉल्ड इकोलॉजिकल सक्सेशन। और जो ये ग्रेजुअल और प्रेडिक्टेबल चेंज होता है, मतलब इसको आप पहले से ही बता सकते हैं कि ये स्टेज के बाद वो स्टेज आएगी। ठीक है, स्पीशीज कंपोजिशन में एक गिवन एरिया के, उसको इकोलॉजिकल सक्सेशन कहते हैं। ठीक है, जो हमने डेफिनेशन बताई थी आपको शुरू में ही कि द प्रोसेस ऑफ सीक्वेंशियल डेवलपमेंट ऑफ इकोलॉजिकल कम्युनिटी। ठीक है, तो वही चीज़ ये कही जा रही है। ड्यूरिंग सक्सेशन सम स्पीशीज कॉलोनाइज एन एरिया एंड देयर पॉपुलेशंस बिकम मोर numerous, whereas populations of other species decline and even disappear। ठीक है, अब इसके उदाहरण स्वरूप मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा हाँ, ये याद रखिए कि जो बेयर एरिया पे जो पहली स्पीशीज़ उसको कॉलोनाइज करती है, उसको हम लोग पायोनियर स्पीशीज़ कहते हैं। ठीक है, अब आप देखें ये, अब इससे आपको पता चलेगा, ये प्राइमरी सक्सेशन का एक रिप्रेजेंटेशन इन्होंने दिया है एक सबमर्ज्ड एरिया में। मतलब ये वाटर लॉक्ड एरिया है हमेशा, और यहाँ पे ये प्राइमरी सक्सेशन हो रहा है। तो सबसे पहले देखें कि स्टेज ए में फाइटोप्लैंक्टन आते हैं। ठीक है, उसके बाद स्टेज बी में सबमर्ज्ड प्लांट स्टेज, मतलब कुछ ऐसे प्लांट, फाइटोप्लैंक्टन्स आई होप आप लोग जानते होंगे। ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन्स और जू प्लैंक्टन्स जो है बिल्कुल ही बहुत ही छोटे प्लांट्स होते हैं। ठीक है, और उनके बाद ये सबमर्ज्ड
हाँ, फाइटोप्लैंक्टन्स बिल्कुल छोटे, बिल्कुल एक कोशिकीय प्लांट जैसे होते हैं, और जू प्लैंक्टन्स उनके एनिमल काउंटर पार्ट होते हैं, बहुत ही छोटे एनिमल्स होते हैं। ठीक है, कभी कभी मैं जल्दबाजी में ऐसे बताता हूँ, लेकिन उसका मतलब सही समझिएगा। ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन होते हैं पहले, फिर उसके बाद सबमर्ज प्लांट स्टेज, ये कुछ प्लांट ऐसे आए जो सबमर्ज्ड हैं। इसके बाद देखें स्टेज सी, सबमर्ज का मतलब डूबे हुए, फ्री फ्लोटिंग प्लांट स्टेज। अब ये प्लांट्स हैं, ये डूबे हुए हैं लेकिन फ्रीली फ्लोट कर रहे हैं। ठीक है, स्टेज 4 देखें, रीड सैम्प स्टेज। ये देखिए, ये रीड सैम्प स्टेज, इसमें क्या है कि रीड जम जाती हैं और वो दलदल की शेप का हो जाता है, दलदल जैसा हो जाता है। फिर मार्श मीडो स्टेज, इसमें क्या होता है कि जो वनस्पतियां हैं वो और बड़ी हो जाती हैं और जो पानी की गहराई है वो और कम हो जाती है, इसमें सेडिमेंट्स बढ़ते चले जाते हैं। और कुछ इनका जो खुद का, इन वेजिटेशंस का खुद का हर स्टेज में ये होता है कि इनका जो खुद का जो डिकम्पोज्ड पार्ट है वो पीट बनाता है और सॉइल बनाने लगता है ऐसे करके, और ये इसकी गहराई कम होने लगती है और न्यूट्रिएंट्स बढ़ने लगते हैं, तो जो लार्जर प्लांट्स हैं उनका मटेरियल मिलने लगता है, पानी कम होता जाता है। तो ये था मार्श मीडो स्टेज। उसके बाद देखें स्क्रब स्टेज। ठीक है, ये स्क्रब फॉरेस्ट जैसा होने लगता है, छोटे छोटे पेड़ और झाड़ियाँ यहाँ आ जाती हैं। एंड फाइनल जो स्टेज जी है, दैट इज़ फॉरेस्ट। तो इसकी फाइनल परिणति क्या होगी कि ये वेटलैंड ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर एक फॉरेस्ट कम्युनिटी डेवलप्ड हो जाएगी और वो क्लाइमेक्स कम्युनिटी होगी। ठीक है, तो अब मैं आगे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये तो हो गई रिप्रेजेंटेशन की बात, उसको डायग्राम के रूप में। अब आप देखें क्या क्या स्टेज हैं। अब देखिए, द इंटायर सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटीज दैट सक्सेसिवली चेंज इन अ गिवन एरिया आर कॉल्ड सेल। द इंडिविजुअल ट्रांजिशनल कम्युनिटीज आर टर्म्ड सेरल स्टेजेस और सेरल कम्युनिटीज। अब आप जो अलग अलग स्टेज में आप देख रहे थे, जो अभी मैंने आपको डायग्राम में दिखाया, जो वेटलैंड में जिस तरह से क्लाइमेक्स कम्युनिटी डेवलप हो रही थी प्राइमरी सक्सेशन में, तो जो अलग अलग स्टेज थी उनको अलग अलग सेरल स्टेज कहा जाएगा या सेर कहा जाएगा। In the successive seral stages, there is a change in the diversity of species or organism, increase in the number of species and organisms as well as increase in the total biomass। तो आप इस डायग्राम से देख सकते हैं कि हर स्टेज में, हर एक जो सीक्वेंशियल सेरल स्टेज थी उसमें आप देख सकते थे कि नंबर ऑफ स्पीशीज़ एंड ऑर्गेनिज्म बढ़ रहे थे, साथ ही जो टोटल बायोमास था वो बढ़ता जा रहा था। ठीक है, द प्रेजेंट डे कम्युनिटीज़ इन द वर्ल्ड हैव कम टू बी बिकॉज ऑफ सक्सेशन दैट हैज़ अकर्ड ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स सिंस लाइफ स्टार्टेड ऑन अर्थ। तो देखिए, बहुत ही लंबा समय है, ये तो बिल्कुल क्लियर है कि सक्सेशन के द्वारा आज के जो फॉरेस्ट है, या जैसे एक उदाहरण के रूप में मैं आपको बताता हूँ, अमेजन बेसिन के जो रेन फॉरेस्ट हैं वो बहुत ही लंबे समय में उस तरह से डेवलप हुए हैं। अगर आज आप उनको काट देंगे, जैसे काटा भी जा रहा है, जलाया जा रहा है, अभी उनमें रेन फॉरेस्ट में आग की घटना सामने आई थी, तो निश्चित रूप से उसमें कुछ ह्यूमन एंगल रहा होगा। मैं ये नहीं कहता कि पूरी आग लोगों ने वहाँ के लगा दी थी, लेकिन कहीं ना कहीं जो उनके जो आग लगने के कारण थे उसमें कोई ह्यूमन एंगल ज़रूर होगा, भले वो डेलिब्रेट हो या लापरवाही वाला एंगल हो। लेकिन आग लगी, अब वो नष्ट हो गए, बहुत बड़े एरिया में फॉरेस्ट जल के नष्ट हो गए। अब लोग क्या होगा, लोग अपना फार्मलैंड बना लेंगे, खेत बना लेंगे। अब लेकिन वहाँ पे इतनी ज़्यादा वर्षा होती है, प्रेसिपिटेशन इतना ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे सॉइल इरोजन बहुत ज़्यादा होगा अगर आप पेड़ हटा देंगे। तो उसके बाद क्या होगा कि एक समय के बाद वो बिल्कुल अनप्रोडक्टिव एरिया बन जाएगा। जैसे कि मेघालय प्लेट्यू जो भारत में है, वहाँ पे जब अंग्रेज़ गए शुरुआत में, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट लैंड को इनक्रोच किया और वहाँ पे फॉरेस्ट साफ़ कर दिए।
उसके बाद आज आप देखें कि मेघालय प्लेट्यूज़ के वो एरिया जहाँ पे फॉरेस्ट काट दिए गए थे वो आज किसी काम का नहीं है, वो सब एकदम खाली पड़े हैं। जहाँ पे फॉरेस्ट लगे हैं वो एरिया ही, मतलब वहाँ पे ही फॉरेस्ट हो सकते हैं। जहाँ फॉरेस्ट हट गए वहाँ की सॉइल पूरी इरोड हो गई, उसके कारण अब वहाँ कुछ भी उगाया नहीं जा सकता। तो खैर हम अभी आते हैं कि ये देखिए कहा जा रहा है कि बहुत मिलियंस ऑफ ईयर लगा है और सक्सेशन और अलग अलग सेरल कम्युनिटीज़ के द्वारा ये क्लाइमेक्स कम्युनिटीज़ के रूप में फॉरेस्ट डेवलप हुए हैं। मेरा यहाँ ये कहना था कि उसको डैमेज नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर हम आगे चलते हैं। ये बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत सारी उसमें ह्यूमन एंगल आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सक्सेशन को फिर ये समझाते हैं। सक्सेशन इज हेंस अ प्रोसेस दैट स्टार्ट्स वेयर नो लिविंग ऑर्गेनिज्म आर देयर। These could be areas where no living organisms ever existed. For example, bare rocks, or in areas that somehow lost all the living organisms that existed there. The former is called primary succession while the later is termed secondary succession. तो देखिए अगर वहाँ पहले कम्युनिटीज़ थीं, जैसे मैंने उदाहरण दिया आपको कि जंगल थे, जंगल काट दिए गए, तो वहाँ पे अब जो सक्सेशन होगा वो सेकेंडरी सक्सेशन होगा। लेकिन वहाँ उस तरह के फॉरेस्ट नहीं उग पाते हैं, केवल स्क्रब ही उग पाते हैं सेकेंडरी सक्सेशन में। प्राइमरी सक्सेशन में था कि वहाँ पे कोई पहले से भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे ही नहीं, तो वो पायोनियर स्पीशीज़ आई, फिर अलग अलग सेरल स्टेजेस आए, बाकी सेरल जो प्रोसेसेस हुई, सिक्वेंशियल कम्युनिटीज़ वहाँ डेवलप होती गई, तो उसके द्वारा जो हुआ वो प्राइमरी सक्सेशन था। ठीक है, तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी सक्सेशन में डिफरेंस हुआ। तो अब प्राइमरी सक्सेशन के कुछ उदाहरण हैं, आप देख सकते हैं। न्यूली कूल्ड लावा, जो ज्वालामुखी से लावा निकला, वो अभी अभी जब ठंडा होता है तो उस पर कोई ऑर्गेनिज्म नहीं होता है, धीरे धीरे उसको पायोनियर स्पीशीज़ जैसे से लाइकन्स उसको कॉलोनाइज करते हैं। ठीक है, फिर इसी तरह बेयर रॉक्स, न्यूली क्रिएटेड पॉन्ड और रिजर्वायर्स। अब जो कोई नया तालाब बनेगा या कोई झील बनाई जाएगी तो उसमें क्या होगा कि फिर इकोलॉजिकल सक्सेशन प्राइमरी सक्सेशन की तरीके से होगा। ठीक है, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ न्यू बायोटिक कम्युनिटी इज़ जनरली स्लो। तो जो प्राइमरी सक्सेशन होता है वो थोड़ा स्लो होता है। बिफोर अ बायोटिक कम्युनिटी ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिज्म कैन बिकम एस्टेब्लिश्ड देयर मस्ट बी सॉइल। सॉइल होनी चाहिए, तभी अलग अलग वहाँ पे बायोटिक कम्युनिटीज़ आ सकती हैं। तो पहले जो ये पायोनियर स्पीशीज़ होते हैं, जो शुरुआती जो स्टेजेस होते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन के, पहले ये सॉइल ही डेवलप करते हैं। पहले एक स्पीशीज़ आती है, फिर वो जब डिकम्पोज होती है तो उसके डिकम्पोजिशन से थोड़ी सॉइल बनती है रॉक एलिमेंट्स के साथ मिलकर। फिर इस तरह से सॉइल बढ़ती जाती है, सॉइल की डेप्थ और उसमें न्यूट्रिएंट्स बढ़ते जाते हैं, और जैसे जैसे सॉइल इनरिच होती है और बड़े बड़े वेजिटेशंस आते जाते हैं। ठीक है, डिपेंडिंग मोस्टली ऑन द क्लाइमेट इट टेक्स नेचुरल प्रोसेसेस सेवरल 100 to several thousand ईयर टू प्रोड्यूस फर्टाइल सॉइल ऑन बेयर रॉक्स। दैट्स वाई हम लोग ये कहते हैं कि भाई सॉइल को बचाइए, सॉइल को बहने मत दीजिए, सॉइल का इरोजन मत होने दीजिए, क्योंकि हज़ारों और लाखों सालों में जाके उपजाऊ ज़मीन बनती है, और उसको आप बारिश में इस तरह से बह जाने देंगे तो कोई भी जगह सॉइल इस तरह से बेयर स्थिति में ना हो। और जो खेत हों, खेतों में भी हमें इस प्रकार से जुताई करके छोड़ना चाहिए कि कम से कम लॉस हो। ठीक है, वो उसकी टेक्निक्स मैं किसी और वीडियो में बता दूंगा। ये था इकोलॉजिकल सक्सेशन। अब चलते चलते मैं आपको इसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ बता रहा हूँ, स्टेजेस, जो कि इस NCERT में नहीं दिया हुआ है, मैं अलग से आपको बता दे रहा हूँ। जो 5 स्टेजेस होते हैं क्लाइमेक्स कम्युनिटी तक पहुँचने के इकोलॉजिकल सक्सेशन के, ये आप याद कर लें। पहला है न्यूडेशन, सेकेंड इज़ इन्वेजन, थर्ड इज़ कंपटीशन एंड कोएक्शन, फोर्थ इज़ रिएक्शन, फिफ्थ इज़ स्टेबलाइजेशन।
तो जो ये स्टेबलाइजेशन है ये क्लाइमेक्स कम्युनिटी में होगा। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें इकोलॉजिकल सक्सेशन में हो गई। ठीक है, और कुछ चीज़ें और रह गई हैं, मैं अभी आपको बताता हूँ। सेकेंडरी सक्सेशन के बारे में दिया हुआ है, ये इसी के साथ ये समाप्त होगा। सेकेंडरी सक्सेशन बिगिंस इन एरिया वेयर नेचुरल बायोटिक कम्युनिटीज हैव बीन डिस्ट्रॉयड इन अबेंडेंट फार्म सच एज इन अबेंडेंट फार्मलैंड्स। ठीक है, जैसे छोड़ा हुआ खेत हो, मतलब वहाँ कम्युनिटीज़ थी लेकिन नष्ट हो गई हों, जले हुए फॉरेस्ट वगैरह हैं, जैसे फॉरेस्ट को जला दिया गया हो, जैसे मैंने अमेजन रेन फॉरेस्ट की बात की गई, या काट दिया गया हो। लैंड्स दैट हैव बीन फ्लडेड, और जहाँ बाढ़ वगैरह से या लंबे समय तक सबमर्ज रहने से, जैसे बांध वगैरह के अंदर डूब जाने से वहाँ की वेजिटेशन नष्ट हो गई। Since some soil or sediment is present, succession is faster than primary succession. तो सेकेंडरी सक्सेशन हमेशा उसकी जो रेट होती है वो तेज होती है प्राइमरी सक्सेशन की तुलना में। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें हैं। एज सक्सेशन प्रोसीड्स द नंबर एंड टाइप्स ऑफ एनिमल एंड डिकम्पोजर्स ऑल्सो चेंज। ठीक है, तो ये है कि इसमें ह्यूमन एंगल भी देखिए, जिसकी अभी हमने बात की थी, ह्यूमन एंगल भी आ जाता है। एट एनी टाइम ड्यूरिंग प्राइमरी और सेकेंडरी सक्सेशन नेचुरल और ह्यूमन एंगल इंड्यूस डिस्टर्बेंसेस, जैसे जंगल में आग लगा दिया मनुष्य ने, डिफॉरेस्टेशन कर दिया, ये एक पार्टिकुलर सेरल स्टेज को एक अर्लियर स्टेज में भेज देता है। मतलब कि जो डेवलपमेंट हो रहा था उसको रिवर्स कर देता है, एक स्टेज पीछे भेज सकता है या 2 स्टेज पीछे भेज सकता है अगर मनुष्य उसको नष्ट कर दिया। ऑल्सो सच डिस्टर्बेंसेस क्रिएट न्यू कंडीशंस दैट इनकरेज सम स्पीशीज और डिस्करेज और एलिमिनेट अदर स्पीशीज़। तो कुछ ऐसी स्पीशीज हो सकती हैं जो ह्यूमन इंटरफेरेंस या कोई इस तरह के नेचुरल इंटरफेरेंस से, जैसे कि मान लीजिए ज्वालामुखी इरप्ट हो गया या भूकंप आ गया, तो उससे कुछ ऐसा हो सकता है कि कुछ स्पीशीज़ डिस्करेज हो जाएं और कुछ दूसरी स्पीशीज़ इनकरेज हो जाएं। ठीक है, जैसे इन्वेजिव स्पीशीज़ के बारे में आप जानते होंगे कि ह्यूमंस दूसरे कॉन्टिनेंट से लाकर दूसरी स्पीशीज़ अलग अलग जगहों पे फैला देते हैं। फॉर एग्जांपल एक जो जलकुंभी जिसे कहा जाता है, इसी तरह की और सारी चीज़ें हैं। तो ये बहुत ही नुकसानदेह चीज़ें हैं। मतलब इन्वेसिव स्पीशीज़ क्या होती हैं कि उस इकोसिस्टम में नई होती हैं और वो आके बिल्कुल कैप्चर कर लेती हैं उस इकोसिस्टम को, और वहाँ पे उनका चूँकि कोई प्रीडेटर नहीं होता है तो इसलिए वो लगातार बढ़ती चली जाती हैं। ठीक है, तो खैर ये हमारा जो मेन टॉपिक था आज का वो था बायोटिक सक्सेशन या इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो इसको हम लोग कवर कर चुके हैं, और सक्सेशन सीक्वेंस आपने देख ली थी। एक सक्सेशन सीक्वेंस मैं आपको और बता देता हूँ। देखिए, मैंने जो आपको उसमें एनसीईआरटी में सक्सेशन सीक्वेंस दिखाई थी वो सक्सेशन सीक्वेंस थी वेटलैंड के लिए। अब जो लैंड पे उग रही हैं वो वेजिटेशंस का सक्सेशन सीक्वेंस देखिए। सबसे पहले एन्युलर प्लांट्स होते हैं जो वार्षिक पौधे, फिर उसके बाद पेरेनियल प्लांट्स एंड ग्रास, मतलब जो छोटे छोटे हैं जो सदाबहार पौधे होते हैं। ठीक है, पेरेनियल प्लांट्स एंड ग्रास, फिर श्रब्स, फिर उनके बाद झाड़ियाँ आती हैं, फिर उसके बाद छोटे छोटे ट्रीज़ हैं, सॉफ्टवुड ट्रीज़ जो बहुत ज़्यादा उनकी हाइट नहीं होती, हाइट भी होती है लेकिन लकड़ी बहुत सॉफ्ट होती है, लेकिन बहुत अधिक हाइट नहीं होती। और फिर उसके बाद आता है हार्डवुड ट्रीज़ जो काफ़ी बड़े होते हैं, उनकी हाइट भी ज़्यादा होती है, गिर्थ भी ज़्यादा होती है, और जो क्वालिटी ऑफ वुड है वो सॉफ्टवुड से कहीं बेटर होती है, हार्ड होती है। ठीक है, तो ये सक्सेशन सीक्वेंस था लैंड एरियाज़ में, और जो अभी हम लोगों ने डायग्राम में रिप्रेजेंटेशन देखा था वो वेटलैंड में था। तो इस प्रकार से ये पूरा टॉपिक कवर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।